अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में प्रीवियसली हमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस डिस्कस किया था और ये बात डिस्कस की थी कि किस तरीके से किसी मैटर के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ हो सकती है, वेव नेचर एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन प्रीवियसली हमने इसे थ्योरेटिकली पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। सो डिटेल डिस्कशन के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें प्रीवियसली हमने वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स डिस्कस की और ये बात पढ़ी कि फ्रेंच फिजिसिस्ट विक्टर डी ब्रॉगली ने मैटर पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ के बारे में इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी प्रपोज की, जो उस वक्त हाइपोथेटिकल थी। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, जिस एक्सपेरिमेंट के जरिए से इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली किस तरह से प्रूव किया गया, ये बात आज हमने पढ़नी है और इस टॉपिक का नाम है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन की हेडिंग लिखते हैं। इसमें जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे उनके नाम हैं क्लिंटन, डेविसन, जो कि अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, और सेकंड साइंटिस्ट का नेम है लेस्टर जर्मर। ये भी अमेरिकन फिजिसिस्ट था। और थर्ड साइंटिस्ट जो इस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व था उसका नाम है जॉर्ज पेजेट थॉमसन, और ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक लैब्स में परफॉर्म किया गया और इन लैब्स को बाद में बेल लैब्स का नाम दिया गया, और ये एक अमेरिकन कंपनी है। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया एक इंटरवल 1923 से लेके 1927 के दरमियान। दैट मीन्स बहुत रिसर्च के बाद इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन तक पहुंचा गया। फर्दर इसमें अब हमने सबसे पहले डिस्कशन करनी है डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड with an accelerated इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो हम ये बात जानते हैं कि किसी भी ऐसे पार्टिकल के लिए जो किसी गन से एक्सेलरेट हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन गन की बात करता हूं। ये एक इलेक्ट्रॉन गन है। इस इलेक्ट्रॉन गन में यहां पे मौजूद है कोई कैथोड, और कैथोड के अंदर इस तरीके से फिलामेंट मौजूद है इसको हीटअप करने के लिए, और फर्दर आगे मौजूद हैं इस तरीके से एनोड प्लेट्स।
अब कैथोड नेगेटिव पोटेंशियल पे और एनोड प्लेट्स पॉजिटिव पोटेंशियल पे हैं, तो यहाँ पे थर्मियोनिक इमिशन से जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं वो यहाँ तक आते हुए एक्सेलरेट करते हैं और इस गन से फायर हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं उनमें जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी आती है वो किसके इक्वल होती है? लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो हम ये बात जानते हैं कि गेन में फाइनल वैल्यू ज्यादा और इनिशियल वैल्यू कम होती है, इसलिए एक्सप्रेशन के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल लिखा जाता है, और लॉस में इनिशियल वैल्यू पहले और फाइनल वैल्यू बाद में लिखी जाती है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंबल यूज किया जा रहा है। फर्दर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल का एक्सप्रेशन 1/2m v एफ स्क्वायर और इनिशियल के लिए 1/2m v इनिशियल स्क्वायर लिख देते हैं, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के लिए QE v इनिशियल माइनस QE v फाइनल लिख देते हैं। आप कॉमन निकाल लीजिए 1/2m को, सो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, और यहाँ पे QE v इनिशियल माइनस v फाइनल। हम ये बात जानते हैं कि इधर इलेक्ट्रॉन एक लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स ये इनिशियल वैल्यू लो है और ये जो फाइनल वैल्यू है ये हाई है। तो चूंकि डेल्टा V, या सिंपली इसे अगर हम V लिखना चाहें तो ये वैल्यू VF माइनस VI के इक्वल होगी, तो तभी पॉजिटिव होगी। तो चूंकि हमारे पास जो केस है उसमें इसके उलट है, दैट मीन्स V इनिशियल माइनस V फाइनल लिखा गया है, तो इस वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन है उसके साथ हमें माइनस साइन लिखना पड़ेगा। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स चूंकि इनिशियली रेस्ट के ऊपर थे तो VI की वैल्यू 0 कंसीडर कर लीजिए, और इस सूरत में जो VF है उसे सिर्फ V लिख दीजिए क्योंकि एक ही वेलोसिटी रह गई है, फाइनल वेलोसिटी। सो एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/2m v स्क्वायर इज इक्वल टू QE की जगह पे माइनस E, और इस टर्म की जगह पे हम माइनस v लिख लेते हैं, तो इससे एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/2m v स्क्वायर इज इक्वल टू EV। ये है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे स्मॉल v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और राइट साइड के ऊपर कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस जो कि एक्सेलरेट करने के लिए अप्लाई किया गया है इलेक्ट्रॉन बीम को, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और m यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास है, और इसका जो एक्सप्रेशन है वो रेस्ट मास के साथ इस तरह से लिंक्ड है, m0/1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। लेकिन अगेन हम यहाँ पे m को m0 के तकरीबन इक्वल ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि बहुत हाई स्पीड के ऊपर भी जो m और m0 में फर्क है वो बहुत ही स्मॉल होगा। अब अगर हम यहाँ पे इसको रीअरेंज करें इक्वेशन नंबर 1 को, तो इक्वेशन नंबर 1 बनती है mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2ev। हम ये बात जानते हैं कि मोमेंटम का एक्सप्रेशन p इज इक्वल टू mv होता है, तो अगर यहाँ पे mv आ जाए या फिर m स्क्वायर v स्क्वायर आ जाए तो हम उसको p या p स्क्वायर लिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो हमारे लिए नोन है, हमें पता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू ये भी नोन है, ये भी हमें पता है। और इसके अलावा जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है ये भी हमारे लिए नोन है, हमने ही एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अप्लाई किया है और हमें इसकी वैल्यू अच्छे से पता है। लेकिन जो वेलोसिटी v है ये अननोन है, हमें क्या पता कि एक्सेलरेट होने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या स्पीड हासिल करेगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करता हूं इस तरह से, mv इज इक्वल टू 2ev/v इस तरह से लिख दूं, और फर्दर ये कह दूं कि मोमेंटम p इज इक्वल टू 2ev/v है, तो फिर जब इस एक्सप्रेशन लैम्डा इज इक्वल टू h/mv में सब्सटीट्यूट करूंगा तो चूंकि v अननोन है, अगेन एक अननोन टर्म आ जाएगी इस जगह के ऊपर जब मैं mv या फिर p की जगह पे सब्सटीट्यूशन करूंगा आगे चल के। तो इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। हमने जो रीअरेंजमेंट करनी है वो किस तरह से होंगी, उसके लिए हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं और फर्दर आगे लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 विद m से मल्टीप्लाई करना है।
तो इस वजह से इक्वेशन बन जाएगी m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2mev। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में बोथ साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट ले लें तो यहां पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन, टर्म क्या बन जाएगी m स्क्वायर v स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 2mev अंडर रूट। दैट मीन्स mv होल स्क्वायर अंडर रूट या फिर 2mev अंडर रूट। दैट मीन्स mv is equal to 2mev under root and this term is equal to momentum and this is equation number 4। इसके बाद हमने करना है ये स्टेप कि द डी ब्रॉगली रिलेशन is given by lambda is equal to h by p या फिर h over mv। इक्वेशन नंबर 5, पुट रिलेशन p is equal to m v is equal to under root 2mev from equation 4 in equation 5 we get हमारा आंसर आएगा, हमारा एक्सप्रेशन आएगा लैम्डा इज इक्वल टू h बाय 2mev और डिनोमिनेटर का अंडर रूट। दिस इज आवर इक्वेशन 6a। हम ये बात जानते हैं कि चूंकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी u e v के इक्वल होती है, इस वजह से ये एक्सप्रेशन लैम्डा इज इक्वल टू h बाय 2mu अंडर रूट के इक्वल भी लिखी जा सकती है। सो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 6b का नाम असाइन कर देते हैं। और चूंकि यही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जब लॉस में जाती है तो काइनेटिक एनर्जी में गेन आता है। और चूंकि पोटेंशियल एनर्जी की हम फाइनल वैल्यू 0 और काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वाली वैल्यू 0 कंसीडर कर रहे हैं, तो इससे एक एक टर्म ही रह जाती है जिसमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। सो लैम्डा का एक्सप्रेशन लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 2m के ई भी लिखा जा सकता है, जहां पे इन दोनों एनर्जीज के यूनिट्स जूल्स में हैं। सो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 6c का नाम दे देते हैं। अब हम यहां पे लिखते हैं नाउ यूजिंग इक्वेशन 6a। इक्वेशन 6a क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर 2mev। अब हमें यह बात पता है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है m नॉट के तकरीबन बराबर, उसकी वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम है और उसके चार्ज की जो वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। लेकिन इसका नेगेटिव साइन हम सॉल्यूशन में जस्टिफाई कर चुके हैं, तो इस एक्सप्रेशन में पॉजिटिव वैल्यू ही पुट होनी है। और जो प्लैंक्स कांस्टेंट है h, उसकी वैल्यू कितनी है? इट इज 6.63 इंटू 10⁻34 जूल्स। और जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जो कि यूज किया गया डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के दौरान, इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर को वेरीफाई करने के लिए उसमें यह एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल या फिर 54 वोल्ट्स यूज किया गया। सो सब्स्टिट्यूटिंग
these values in equation 6a। इक्वेशन 6a ये वाली है, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और डिनोमिनेटर में मौजूद है अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर वैल्यू है 2, mass of electron 9.1 into 10⁻⁻31 किलोग्राम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, और एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है 54 वोल्ट या फिर जूल पर कूलम। सो इसके अंदर अब सबसे पहले तो कूलम से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे कूलम इनवर्स है और यहां पे कूलम की पावर +1 में है, तो इस वजह से ये आपस में कट चुके हैं। और लैम्डा का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो इन टर्म्स को सॉल्व करने से आएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 54, और बाकी जो इसके यूनिट्स हैं वो यहाँ पे अलग लिख रहा हूं अंडर रूट वाले, वो हैं किलोग्राम और जूल के इक्वल। कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनका आंसर आएगा, ये वैल्यू होगी ऑलमोस्ट 1.66 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, जिसे हम 1.66 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम में ये वाली वेवलेंथ एक्सरे रीजन में लाई करती है। सो यहां तक हमने सिर्फ डी ब्रॉगली के रिलेशन का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन तैयार किया है, और उसमें वैल्यूज पुट करके जो वेवलेंथ आनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की वो फाइंड आउट की है, क्योंकि हमें एक्चुअल रिलेशन में वेलोसिटी की वैल्यू पता नहीं थी। यहाँ पे यूनिट्स भी सॉल्व कर लेते हैं, जूल पर सेकेंड यहाँ पे मौजूद है, और साथ डिनोमिनेटर में किलोग्राम और जूल्स मौजूद हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख लें कि जो वर्क डन का एक्सप्रेशन है वो F.D है, और जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर होता है, और फर्दर F इज इक्वल टू MA के इक्वल है, और न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट किया जा सकता है। तो एक्सप्रेशन बनेगा जूल पर सेकेंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट किलोग्राम और न्यूटन मीटर, या फिर जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट किलोग्राम फिर से किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां पे अगेन मीटर मौजूद है। सो टर्म्स क्या बन रही हैं, ये टर्म्स बन रही हैं जूल सेकेंड ओवर किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर ओवर सेकेंड स्क्वायर। सो नतीजतन यहां पे तमाम स्क्वायर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और ऊपर आ जाएगा न्यूटन मीटर सेकेंड, और यहां पे मौजूद है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और फर्दर हम यहां मौजूद न्यूटन की जगह पे भी अगर लिख दें किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बाकी टर्म्स एज इट इज मीटर सेकेंड ओवर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो ये सेकेंड जो कि डिनोमिनेटर से भी डिनोमिनेटर में है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और एक्सप्रेशन इस तरह लिखा जाएगा सेकेंड स्क्वायर। सो अब ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, और जो यूनिट है वो किसके इक्वल आएगा, मीटर के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से हमने डी ब्रॉगली का एक्सप्रेशन सॉल्व किया, और जो एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन के लिए, जो कि 54 वोल्ट के एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुका है और एक सर्टेन वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, वो फाइंड आउट की। तो अब हमने ये देखना है कि क्या कोई प्रीवियसली एक्सेप्टेड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक मौजूद है जो इस बात को वेरीफाई कर सके, जिससे हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड आउट करें, तो यही आंसर आए। तो जी बिल्कुल एक ऐसा रिलेशन है, और वो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, और वो जो एक्सप्रेशन है वो जाना जाता है ब्रैग्स इक्वेशन के नाम से, और ब्रैग्स इक्वेशन को हम ब्रैग्स लॉ भी कहते हैं। और ये इक्वेशन दो साइंटिस्ट के नाम के साथ मंसूब है,
जिसमें सबसे पहले हैं सर विलियम हेनरी ब्रैग और सेकंड साइंटिस्ट हैं लॉरेंस ब्रैग। इनमें से ये साइंटिस्ट फादर हैं इस साइंटिस्ट के, और ये दोनों नोबेल प्राइज इन फिजिक्स हासिल कर चुके हैं 1915 में फॉर their services in X-ray crystallography। ब्रैग्स इक्वेशन है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो अगर इंटरप्लेनर स्पेसिंग d फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए n लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा सॉल्व करना होता है। तो चूंकि एक्सरेज आप जनरेट करते हो, आपको पता होता है कि वेवलेंथ क्या है। इसके अलावा हमें फर्स्ट ऑर्डर और उसका एंगल या फिर सेकंड ऑर्डर और उसका एंगल मिल जाता है। तो इस वजह से हमें किसी सर्टन एलिमेंट के लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग की वैल्यू मिल जाती है। तो हमने शुरू में बात की थी कि जो निकल है, निकल के लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग की ऑलरेडी नोन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है 0.91 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सो ब्रैग्स इक्वेशन की मदद से निकल के लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग की वैल्यू ऑलरेडी नोन है। सो इस सारे डिस्कशन का हमारे इस टॉपिक से क्या ताल्लुक है? टॉपिक से ताल्लुक ये है कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर यहाँ पे जो हमने एक्सरे सोर्स यूज की है, अब इस एक्सरे सोर्स को हटा दिया गया और यहाँ पे प्लेस की गई एक इलेक्ट्रॉन गन, और इलेक्ट्रॉन गन के लिए एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी यूज की गई 54 वोल्ट्स, जैसे कि हम प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक के आगाज में। तो उस सूरत में जब ये मेजरमेंट की गई इस एंगल थीटा की, जहां पे फर्स्ट ऑर्डर इंटरफेरेंस आता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो एक्सरेज की तरह बिहेव कर रहे हैं और सेम एक्सरेज की तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न इनके लिए आ रहा है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर इंटरफेरेंस है उसके लिए 2 थीटा की वैल्यू जो नोट की गई वो थी 130 डिग्री, और थीटा की वैल्यू किस तरह से आई 130 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 65 डिग्रीज। तो जब एक्सरे सोर्स को इलेक्ट्रॉन गन से रिप्लेस किया गया जिसके एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू 54 वोल्ट्स थी, तो फर्स्ट ऑर्डर इंटरफेरेंस पैटर्न 65 डिग्रीज के ऊपर हासिल हुआ, और इसके साथ साथ इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकल के लिए 0.91 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल थी। तो अगेन ब्रैग इक्वेशन यूज की गई यूजिंग ब्रैग्स इक्वेशन 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। इनिशियली एक्सरेज को यूज करते हुए लैम्डा के पता होते हुए d फाइंड आउट किया गया था निकल के लिए। अब हमें यहाँ पे इंटरप्लेनर स्पेसिंग d पता है निकल के लिए, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। लैम्डा फाइंड आउट करनी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सरेज की तरह बिहेव करते हुए वैसा ही इंटरफेरेंस पैटर्न दे रहे हैं, उनकी वेवलेंथ कितनी है। तो उसके लिए इक्वेशन बनेगी 2d साइन थीटा ओवर n इज इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा डिवाइडेड बाय n। इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू 0.91 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इंटू साइन 65 डिग्री डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन दैट इज फर्स्ट ऑर्डर। सो लैम्डा का आंसर कितना आएगा
ये होगा 1.65 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल। अब जरा देखिए कि जो वैल्यू हमने यहाँ पे ब्रैग्स इक्वेशन को यूज करते हुए फाइंड आउट की है, जो कि एक ऑलरेडी एक्सेप्टेड रिलेशन है और ये एक्सपेरिमेंट भी एक्सेप्टेड है। एक्सरे डायफ्रैक्शन का जो पैटर्न है, जो मेथड है, वो यूज किया जाता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड आउट करने के लिए। इसके अलावा क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस टाइप का है वो फाइंड आउट करने के लिए फेस सेंटर्ड है, बेस सेंटर्ड है, क्यूबिक है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, आगे इसकी एडवांस्ड जो डिस्कशन है उसमें ये तमाम वैल्यूज हमें मिल जाती हैं। लेकिन ये जो हमने वेवलेंथ का आंसर निकाला है अभी, ये इस जगह पे निकाले गए वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आंसर के साथ मैच करती है। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सरेज की तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की तरह बिहेव करते हैं और उनकी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की इक्वेशन के जरिए से ये वेवलेंथ की वैल्यू निकाली गई है, तो सेम यही वैल्यू ऑलरेडी एक्सेप्टेड मेथड ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से भी आ रही है। दैट मीन्स 1.66 एंगस्ट्रॉम के करीब ही ये वैल्यू है जो अभी आई है, 1.65 एंगस्ट्रॉम। सो इस सारे एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकलती है? कंक्लूजन ये है, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस वाज करेक्ट। इसका मतलब है डी ब्रॉगली ने जो ये बात सोची थी कि पार्टिकल्स भी वेव की तरह बिहेव करने चाहिए, वो बात बिल्कुल ठीक है। उसकी अपनी इक्वेशन और ब्रैग्स इक्वेशन के एक्सपेरिमेंट्स ने इस बात को वेरीफाई कर दिया। इसके बाद एक इंफॉर्मेशन की हेडिंग है, और इंफॉर्मेशन में हमने ये बात बतानी है कि 1924 में डी ब्रॉगली ने जो हाइपोथेसिस पेश किया था उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बाद डी ब्रॉगली ने रिसीव किया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1929। इसके अलावा क्लिंटन, जोसेफ डेविसन और जॉर्ज पेजेट थॉमसन ने शेयर किया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1937 फॉर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। तो जिसने ये हाइपोथेसिस पेश किया और जिसने इसको वेरीफाई किया, दोनों को ही नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अवार्ड किया जा चुका है। तो क्वांटम मैकेनिक्स इस वजह से बहुत ही ज़्यादा स्कोप रखने वाली फील्ड है कि इसमें छोटे से छोटे लॉ को प्रपोज करने या उसको वेरीफाई करने की वजह से नोबेल प्राइज अवार्ड होते रहे हैं पास्ट में। अब बुक में ये जो डायग्राम दी गई है, फिगर 19.12 एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ डेविसन एंड जर्मर फॉर इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन, तो इसके अंदर ये जो एंगल फाई शो किया गया है, हमारी एक्सप्लेनेशन में ये फाई एंगल कहां पे बनेगा? हमारी एक्सप्लेनेशन में ये एंगल फाई इस जगह के ऊपर यहां बन रहा होगा। अब हम अपने आज के टॉपिक से रिलेटेड चंद एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट मस्ट बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय 60 वोल्ट्स। तो इसके लिए जो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी का रिलेशन हमने ट्रांसफॉर्म किया है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के डिस्कशन में, वो है एच ओवर अंडर रूट 2m/e/v, जहां पे v एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लीजिए। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू
6.63 into 10 raised to power minus 34 joule second, 2 into 9.1 into 10 raised to power minus 31 kilogram into 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb into 60 volts। तो इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 1.586 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर्स। यूनिट की कन्वर्जन हम टॉपिक के अंदर कर चुके हैं। सो राउंड ऑफ कर दें 6 को, ये बन जाएगा 9 और सी है हमारी करेक्ट ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।